हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने थंबनेल पे आज मेंशन कर दिया है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो यही इसमें चैप्टर सेम है, कोई अलग से राजनीति नहीं होती। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी अवधारणा पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता आपको सबको पता होगा कि आज हमें आज़ादी है। तो बेसिकली ये आज़ादी है क्या, कहाँ से आई, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपके सामने तीसरा चैप्टर आपके सामने डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, सोल, एनसीबैप और ड्यू की। ये जो आज की क्लास है वो ड्यू, सोल, एनसीबैप सभी के लिए जिनके पास सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम देख लेते हैं, मेन्यू देख लेते हैं आज की अध्याय की रूपरेखा। देखिए, इंग्लिश वाले भी इसे मेंटेन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी इसमें देखिए आपका मेंटेन हो जाएगा, आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले वो हम आपको बता देते हैं। अध्याय की रूपरेखा में प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसके बारे में अर्थ पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अवधारणा का विकास, स्वतंत्रता कहाँ से आई, स्वतंत्रता का वर्गीकरण, मतलब कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने पार्टों में, स्वतंत्रता और अन्य अवधारणा, और भारत में स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, तो ये आज के 6 मेन्यू रहने वाले हैं और क्लास लंबी होगी। कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में पूरी वीडियो दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाता तो डिवाइड भी हो सकती है, तो कोशिश मैं पूरी ये करूँगा। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही, उसकी वजह यही थी कि थोड़ा बिजी चल रहा था, तो इसी वजह से मैं नहीं दे पाया। तो अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर। प्रस्तावना में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करेंगे। बीए की छात्र छात्राएं चाहते हैं कि उनकी एक पीरियड में किसी तरह की पढ़ाई ना हो, अर्थात वे इस पीरियड में पढ़ाई के काम से आज़ाद हो। एक स्थिति में अपने शिक्षक से बेझिझक बात कर सकती हूँ, अर्थात मैं अपने शिक्षक से बात करते वक्त खुद को हर तरह के दबाव से आज़ाद महसूस करती हूँ। प्रत्येक ज्ञान में अपने करियर के चुनाव के लिए पूरी तरह आज़ाद हूँ, फ्री हूँ। 21वीं सदी में भी दक्षिण एशियाई जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से मुक्त नहीं हो पाया। यह भौतिक ज़रूरतों का पूरा ना होना किसी भी देश की आज़ादी को नहीं नकारना चाहिए, गरिमा की भावना को नकारना। ये कुछ इन्होंने बचाया विचार। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज़, सिलेबस एक है, मैं राइटर की बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ, बट सिलेबस एक है, लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, पढ़ सकते हो, समझ में सारा आ जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में से जहाँ भी आप आज़ाद या मुक्त अर्थात फ्री या फ्रीडम शब्द आया है उसकी जगह स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ ये इन्होंने एक चैप्टर दे रखा है, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आप पढ़ोगे स्वतंत्रता का यूज करो। इनमें से प्रत्येक वाक्य स्वतंत्रता की अवधारणा के अलग अलग आयामों को सामने लाता है और यह भी स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। मतलब इन्होंने बता दिया, इन एक स्टोरी कहिए, कुछ भी कहिए, इसके द्वारा बता दिया कि इसकी कोई एक अवधारणा नहीं हो सकती और ना ही एक परिभाषा हो सकती। यह वाक्य स्वतंत्रता के अलावा समानता, अधिकार, न्याय आदि दूसरी अवधारणाओं को भी सामने लाते हैं। आखिर हम स्वतंत्रता की अवधारणा का किस तरह वर्णन कर सकते हैं और इसके विभिन्न रूपों में किस तरह अंतर कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अर्थ, आगे लिखे वाक्य पर विचार करते हैं, मुझे यह स्वतंत्रता है कि मैं कार चलाना सीखूं। इस वाक्य से कुछ बातें स्पष्ट होती है कि पहला, आपके इस फैसले के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि मैं कार चलाना चाहता हूं या सीखूं। कोई भी ज़बरदस्ती आपको कार चलाने से या सीखने से नहीं रोक सकता। दूसरा, कार चलाना सीखने के लिए ज़रूरी स्थितियां मौजूद है और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक कार होनी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको कार चलाना सिखा सके, अगर आप एक कार चलाना सीख रहे तो। और ऐसी सड़क भी चाहिए जहां आप हिफाजत से कार चलाने का अभ्यास कर सके। इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ साथ 3 पहलू जुड़े हुए हैं। विकल्प की अवधारणा, इस तरह के विकल्पों को चुनना और उनका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव और ऐसी परिस्थितियों का होना जो आप अपने विकल्पों को वास्तविक रूप देने में समर्थ बनाएं। ठीक है, अवधारणा का विकास, राजनीतिक चिंतन के इतिहास के विभिन्न चरणों में विचारकों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को अलग अलग तरीके से देखा। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण यह दिखाता है कि इसे प्रस्तुत करने वाले विचारक या तो दार्शनिक का रुझान
कैसा था। साथ ही यह इस बात को भी बताता है कि स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास के ऐतिहासिक चरण के बारे में इस विशिष्ट विचारक की समझ क्या है। आगे हम विभिन्न विचारकों की स्वतंत्रता से जुड़े विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दृष्टिकोण किस सीमा तक स्वतंत्रता के 3 पहलुओं को अभिव्यक्त करते हैं। आगे लिखे वाक्य को पढ़िए और इसके अर्थ पर विचार कीजिए। मैं राजनीति सिद्धांत के पेपर की परीक्षा देने के लिए आज़ाद हूँ। ये कुछ लाइन है, पढ़िए। इस वाक्य को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से किसी के दिमाग में पहली बात यही आती है कि इस वाक्य को कहने वाला व्यक्ति के परीक्षा देने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, यानी कोई इससे ये नहीं कह रहा कि आप परीक्षा नहीं दे सकते। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति परीक्षा क्यों देना चाहता है। सही बात है, मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के परीक्षा देने का कारण यह होता है कि वह उसे पास करके डिग्री हासिल करना चाहता है, जैसे आप सभी करना चाहते हो, इसलिए हमारी क्लास में आए हो, जिससे वह अपना पसंदीदा करियर चुन सके। इस तरह परीक्षा देने के 2 मुख्य कारण बताए जा सकते हैं। पहला, अगली क्लास या अगले चरण तक पहुंचने के लिए परीक्षा देना जरूरी होता है, और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं देता तो उसे उस पेपर में फेल करार दिया जाएगा, यानी फेल कर दिया जाएगा, जो भी आप कह लीजिए, या बैक आ जाएगी, आपकी ER आ जाएगी। इसीलिए फेल होने का डर व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए मजबूर करता है। इस उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मेरा भविष्य परीक्षा में पास होने पर निर्भर है, लेकिन मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की, जैसे आप लोग अभी नहीं कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि सर हमें क्या करें, हम क्लास नहीं ले पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप घर में स्टडी करो। स्पष्ट तौर पर मुझे ये आज़ादी है कि मैं अपनी परीक्षा दूँ, साथ ही मैं अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। क्या इसमें परीक्षा में नकल करने की स्वतंत्रता भी शामिल है? अब देखिए, एक थिंकर है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स, ने अपनी काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता की इस समझ को पेश किया कि हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता या आज़ादी का अर्थ है कि कर्ता या एजेंट के कामों में किसी तरह की बाधा ना होना। ये एक आपकी एक परिभाषा है, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह काम कर्ता की प्रकृति या तात्विक गुण के विपरीत नहीं होने चाहिए। हॉब्स मानते हैं कि जो व्यक्ति जंजीरों से बंधा होता है वह उनसे बाहर निकलने की स्वतंत्रता चाहता है। इस कारण यह है कि बाधा व्यक्ति के भीतर नहीं, बल्कि वह जंजीर बाधा है जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ है। लेकिन बीमार या अपाहिज व्यक्तियों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती कि क्योंकि उनकी बाधा उनके शरीर के भीतर है। हॉब्स के अनुसार डर और ज़रूरत मानव प्रकृति के 2 प्रकार प्रेरक कारक है। यह व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करते हैं। और हॉब्स मानते हैं कि कई बार आदमी जेल जाने के डर से अपना कर्ज अदा करता है, क्योंकि कर्ज अदा न करने की स्थिति में कोई भी उसे जेल जाने से नहीं बचा सकता है। डर के कारण अपना कर्ज अदा करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई है, अपनी थिंकर है, इनके विचार है। तो आप इनके अगर विचार एग्जामिनेशन में लिखोगे तो काफ़ी आपके नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ 2 मुद्दे उभर कर सामने आते हैं कि पहला, यदि कोई व्यक्ति अपनी हिफाजत के लिए दूसरे लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालता है तो क्या इसे सही माना जा सकता है? दूसरा, क्या आप ये मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ डर या ज़रूरत के आधार पर काम करता है तो उसे स्वतंत्र माना जा सकता है? यानी स्वतंत्रता है क्या, पूरा मैं आपको बताऊंगा। आखिरकार कोई भी ज़बरदस्ती भिखारी को भीख मांगने के लिए नहीं कहता, और ना ही कोई उसे भीख मांगने से रोकता है। लेकिन क्या इस कारण भिखारी के भीख मांगने की को उसकी स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है? आप विचार कीजिए इसके बारे में। यह सच है कि स्वतंत्रता की हॉब्सवादी अवधारणा बाधाओं के अभाव वाले पहलू पर ध्यान देती है, लेकिन यह विकल्प की अवधारणाओं को पूरी तरह उपेक्षा करती है कि किसी तरह की नैतिक रूपरेखा को मान्यता नहीं देती। हम एक बार फिर से कार चलाना सीखने वाले अपने उदाहरण पर विचार करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति इसलिए कार चलाना सीखना चाहता हो कि परिवहन का कोई दूसरा अच्छा साधन नहीं है, या फिर यह भी मुमकिन है कि किसी व्यक्ति को कार चलाना सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहरहाल, किसी व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखने का फैसला स्वतंत्रता पर आधारित फैसला है, या यह तय करने का अधिकार यह होना चाहिए कि खुद वह व्यक्ति का कार चलाना सीखना चाहता है या नहीं। ऊपर हमने जिन उदाहरणों के लिए द्वारा स्वतंत्रता के बारे में हॉब्स के दृष्टिकोण को समझा, उनमें विकल्पों के चुनाव की अवधारणा पूरी तरह से गायब है। एक भिखारी के पास यह विकल्प नहीं है कि वह भीख मांगना चाहता है या नहीं। इसी तरह से कोई डाकू किसी व्यक्ति के साथ लूट मार करके यह दलील नहीं दे सकता कि अपनी सुरक्षा के लिए वह यह काम करने को स्वतंत्र है। तो ये हॉब्स के विचार है, काफ़ी अच्छे विचार है। हॉब्स की स्वतंत्रता की अवधारणा विकल्पों के मौजूद होने के विचार पर आधारित नहीं है। इसकी जगह ज़रूरतों
को स्वतंत्रता का आधार मानते हैं। इस तरह वे स्वतंत्र रूप से किए गए काम दमन या बल प्रयोग के डर से किए गए काम में अंतर नहीं करते हैं। स्वतंत्रता के साथ विकल्पों को चुनने और उन्हें हासिल करने की कोशिश करने के लिए जरूरी है कि इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है। इस तरह की परिस्थितियों में भौतिक संसाधन और नैतिक रूपरेखा दोनों को ही शामिल किया जा सकता है। लॉक के विचारों में सामने आने वाली स्वतंत्रता की संकल्पना में विकल्पों का प्रयोग करने के लिए जरूरी नैतिक रूपरेखा मौजूद है। विकल्पों के चुनाव के बारे में अध्याय की शुरुआत में दिए गए उदाहरण पर एक बार फिर से विचार करते हैं कि अर्थात मैं अपने करियर का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हूँ। इस वाक्य में मुख्य रूप से दो बातें उभर कर सामने आती है। पहला, किसी को मुझ पर अपना यह विचार थोपने का हक नहीं है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। इसलिए यदि मैं एक बीजे वीडियो जॉकी या एक लेखक बनना चाहता हूँ तो मुझे IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देना या MBA की डिग्री लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि आपके जो सपने हैं आप उसके लिए स्वतंत्र हैं आगे जाने के लिए। दूसरा, लेकिन मेरे करियर का चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। मतलब ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी बन रहे हो, कल आप लोगों को हानि पहुँचाओगे, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। इन्होंने साफ सीधी बोला है। इसलिए मैं चोर बनने या हत्यारा बनने के करियर का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो कर रहे हो बट दूसरे को आप जब हानि पहुंचाओगे आपकी स्वतंत्रता है, पर स्वतंत्रता जब तक मानी जाती है जब तक दूसरे को इससे हानि ना हो। इसका सेम मतलब यही है। ठीक है। स्वतंत्रता के इस दृष्टिकोण में विकल्पों का प्रयोग एक नैतिक रूपरेखा के भीतर किया जाता है। लॉक द्वारा पेश की गई स्वतंत्रता की संकल्पना में यही नजरिया सामने आता है कि लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा प्राकृतिक कानूनों पर आधारित है और समानता इसका सबसे प्रमुख घटक है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लॉक ये मानते हैं, ये लॉक एक विचारक है, ठीक है, इनका भी आपको ही लिखना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लॉक ये मानते हैं कि एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को प्राकृतिक कानूनों के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक कानून व्यक्ति को वह काम करने की इजाज़त देते हैं जो नैतिक रूप से करने लायक है। लॉक के अनुसार हर व्यक्ति अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा करते वक्त नैतिक रूपरेखा के सबसे महत्वपूर्ण घटक अर्थात समानता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लॉक स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि स्वतंत्रता का प्रयोग समानता की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। लॉक द्वारा स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मानने का क्या अर्थ है? एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता सार्वभौमिक अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार सभी लोगों को समान रूप से हासिल होता है। दरअसल लॉक मानते हैं कि प्राकृतिक जीवन और संपत्ति के अधिकारों के साथ साथ ही लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार भी देती है। एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का मनुष्य की प्रकृति से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता सार्वभौमिक है और इसे तर्क, बुद्धि या विवेक के द्वारा समझा जा सकता है। ये लॉक के विचार है, आपके अलग विचार होंगे। लॉक के अनुसार चूंकि यह अधिकार प्रकृति द्वारा दिया जाता है इसलिए यह अधिकार मनुष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कोई भी मनुष्य को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। लॉक लिखते हैं कि हर किसी का यह दायित्व है कि वह अपनी सुरक्षा करे। कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी स्थिति नहीं छोड़ सकता। इसी तरह जब अपने विवेक से उसे यह एहसास हो कि उसकी सुरक्षा को किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा से कोई होड़ नहीं है तो उसे पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। लॉक 1988 पृष्ठभूमि 27 और लेखक के द्वारा जोड़ा गया है। लॉक मानते हैं कि एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता अधिकार और राजनीतिक समाज के अस्तित्व में आने से पहले से कायम रहती है। स्वतंत्रता और दूसरे सभी प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक समाज का समझौता किया जाता है। राजनीतिक समाज स्वतंत्रता का नियमन करता है लेकिन उसके पास इसमें रुकावट डालने की शक्ति नहीं होती। लोग मानते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती है, ऐसे में हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार अपनी आज़ादी का प्रयोग करता है। इसलिए लॉकवादी व्यक्ति यह नहीं चाहेंगे कि उसे पंछी की तरह उड़ने की आज़ादी मिले। इसकी बजाय वह इस बात की आज़ादी चाहेगा कि अल्पसंख्यक स्थिति में होने के बावजूद वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और लोग उसे सुने। लॉक की नैतिक रूपरेखा ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी स्थितियाँ जिनमें बाधाओं का अभाव हो और लोगों के पास अपने विकल्प चुनने की आज़ादी हो। लेकिन लॉक की नैतिक रूपरेखा ऐसे स्पष्ट तरीके से बताती है जिससे एक ऐसी स्थिति कायम की जाए जिसमें लोगों के पास विभिन्न विकल्प हो।
हम पहले दिए गए उदाहरण पर विचार करते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मैं अपना करियर चुनने के लिए आज़ाद हूँ। लॉगवादी योजना में इसका अर्थ यह होगा कि किसी को यह हक नहीं है कि वह मुझे ज़बरदस्ती कोई करियर चुनने के लिए मजबूर करे। मतलब ये नहीं कि आपको कोई कह रहा है कि आप डॉक्टर ही बनो पर मुझे तो IAS बनना है, तो आप अपना करियर खुद चुन सकते हो। इसे ही लॉक ने स्वतंत्रता कहा है। स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की तरह मुझे भी यह हक है कि मैं अपनी करियर का चुनाव कर सकूं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि मेरे इस चुनाव से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहरहाल लॉकवादी योजना में विकल्पों के चुनाव में सामने आने वाली सिर्फ प्राकृतिक बाधाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। एक बार फिर से हम उस भिखारी के उदाहरण पर वापस आते हैं जो अपनी जीविका के लिए भीख मांगता है। किसी भी व्यक्ति ने भिखारी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि वह अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगे। भिखारी द्वारा भीख मांगने से किसी को नुकसान भी नहीं होता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भिखारी ने प्राकृतिक अधिकार के रूप में भीख मांगने के विकल्प को चुना? अभी तक बुनियादी रूप से स्वतंत्रता या आज़ादी का संकल्पना की व्यक्ति के स्तर पर विवेचना की गई है कि साथ ही इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि स्वतंत्रता के प्रयोग के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है। हॉब्स यह एक नैतिक रूपरेखा के भीतर काम करता है लॉक, लेकिन इन दोनों में से कोई भी संकल्पना स्वतंत्रता के प्रयोग में पद सोपान और असमानताओं की बाधाओं को दूर नहीं करती। लॉक प्राकृतिक समानताओं को पूर्व अपेक्षित नहीं मानते, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई रूपरेखा में सामाजिक समानताओं और बिल्कुल ही दूर नहीं किया गया है। रूसो के चिंतन में स्वतंत्रता की इन बाधाओं को दूर किया गया है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए हम में से कुछ लोगों के पास गाड़ी होगी आपके पास, और हम इस शहर की यात्रा करते होंगे कई सारे स्टूडेंट। इसके दो प्रभाव होने की संभावना है। पहला यह गाड़ी रखने वाले और गाड़ी नहीं रखने वाले लोगों के बीच पद सोपान या ऊंच नीच का कायम करेगा। दूसरा, इससे शहर में प्रदूषण बढ़ेगा, दूसरा जो सबके लिए हानिकारक होगा। इसीलिए यह स्वतंत्रता को दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, शहर में गाड़ी रखने और गाड़ी नहीं रखने के आधार पर लोगों के बीच कायम पदोस्पान और असमानता से मुक्ति, और दूसरा, स्वतंत्रता का अर्थ सही विकल्प का चुनाव भी है। इसी उदाहरण में प्रदूषण मुक्त विकल्प का चुनाव सही चुनाव है। रूसो आज़ादी का एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानते हैं। अब देखिए रूसो के विचार क्या है। उनका यह मानना है कि आज़ादी का अर्थ यह भी है कि अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए पूरे समूह को व्यापक शुभ के लिए काम किया जाए। स्वतंत्रता की उनकी संकल्पना मनुष्य को समाज के परिशोभनीय और अन्यायपूर्ण असमानता से मुक्त करती है। रूसो मानते हैं कि असमानता स्वतंत्रता हासिल करने के रास्ते में बाधा है। हॉब्स और लॉक की तरह रूसो यह नहीं मानते कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता उस गैर आज़ादी की अवस्था से मुक्ति है जो नागरिक और राजनीतिक समाज के उभार के साथ सामने आती है। स्वतंत्रता में बाधा या रुकावट का अर्थ है कि व्यक्ति की निम्नतर प्रकृति द्वारा पेश की जाने वाली बाधा यह मनुष्य की अच्छी बातों के बारे में सोचने का मौका नहीं देता। बाधा का एक अर्थ समाज की असमानता भी है, जिसके कारण मनुष्य स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाता। सिर्फ कानून का पालन करके ही कोई व्यक्ति मुक्त होता है। रूसो मानते कि कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति कानून का पालन करते हुए अपनी इच्छा का ही पालन करता है। इसका कारण यह है कि वह खुद इन कानूनों को बनाने में भागीदार होता है। दरअसल कानून समुदाय के सभी लोगों की मिलीजुली क्षमता और सद्गुण का नतीजा होते हैं। कोई व्यक्ति कानून का पालन करने वाले स्वतंत्र लोगों का हिस्सा बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है, ऐसा लॉक का इनका रूसो का मानना है। रूसो मानते हैं कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर ही स्वतंत्र या मुक्त होता है। रूसो के अनुसार इसके लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या संस्थाओं पर निर्भर होने की जगह संपूर्ण समुदाय पर निर्भर रहे। संपूर्ण समुदाय सभी नागरिकों की संयुक्त ताकत से सभी व्यक्तियों की वस्तुओं और व्यक्तित्व की हिफाजत करता है। संपूर्ण समुदाय से जुड़कर व्यक्ति अपनी निम्नतर प्रकृति की गुलामी से मुक्त हो जाता है। रूसो ने लिखा है कि स्वतंत्र लोग कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन यह किसी के सेवक नहीं होते। इनके नेता होते हैं, लेकिन इनका कोई मालिक नहीं होता। यह सिर्फ कानूनों का पालन करते हैं। कानून की ताकत के कारण ही कोई दूसरा आदमी इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्पष्ट तौर पर रूसो मानते हैं कि कानून के पालन के द्वारा आज़ादी हासिल की जा सकती है। रूसो द्वारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि यह वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है कि आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन यह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दरअसल हम वाक्य के द्वारा भी आज़ादी के यही
जो अभिव्यक्त होती है कि कानूनों के पालन के द्वारा ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। इनका ये कहना है कि कानून के द्वारा नहीं चलोगे तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। रूसो के अपने विचार है, मैं कह रहा हूँ ना, सबके अपने अपने विचार है और इन्हीं विचारों के नंबर आपको एग्जामिनर आपको देता है। रूसो के चिंतन में विकल्प के चुनाव का तत्व बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि वे विकल्प के चुनाव को सही विकल्प के चुनाव के बराबर मानते हैं। साथ ही उनके विचारों में से ऐसा लगता है कि सही विकल्प पहले से ही तय है। मसलन कार चलाने को एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जिसमें प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण सभी लोगों के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में यह फैसला लिया जा सकता है कि सही विकल्प यह है कि कार चलाने की जगह साइकिल चलाई जाए। इसलिए वर्तमान स्थिति में इस तरह बदलाव नहीं किया जाएगा कि यह कार चलाने लायक ना बन सके। इसकी जगह वर्तमान स्थिति में इस तरह का बदलाव किया जाएगा कि यह साइकिल चलाने वाले पैदल चलने वाले लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप बन सके। साथ ही ऐसी स्थिति कायम करने की कोशिश की जाएगी जिसमें प्रदूषण की मात्रा नियंत्रित रहे और लोगों के व्यापक हित की रक्षा हो। आज़ादी का शब्द एक समांतर लेकिन बहुत ही साधारण संदर्भ खुशी के विचार में भी देखा जा सकता है। उपयोगितावादी मानते हैं कि आज़ादी, अब देखिए उपयोगितावादी क्या मानते हैं कि आज़ादी और खुशी के बीच एक सकारात्मक आपसी जुड़ाव है। आज़ादी खुशी हासिल करने और दुख से बचने के संबंधित है। बेंथम के लेखन में विचार सबसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है कि बेंथम मानते हैं कि स्वतंत्रता को उपयोगितावादी नज़रिए से परखा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी का सूत्र पेश किया। इस विचार के साथ समस्या यह है कि मसलन इसमें बलात्कारी या हत्यारे की खुशी हो और इनका शिकार होने वाली व्यक्ति की खुशी को बराबर कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अगर बलात्कारी या हत्यारे को अपने जुर्म में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो उसे ऐसा करने का हक दे दिया गया है। हम खुशी देने वाली दो गतिविधियों पर विचार करते हैं। सूरज को डूबते हुए देखना एक ऐसा काम है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मुझे डूबते हुए सूरज को देखना आज़ादी होनी चाहिए। मतलब कि आपको सूरज देखना पसंद है, जब वो डूबता है काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसकी आपको आज़ादी है। मुझे ड्रग्स लेने से खुशी मिलती है, इसलिए मुझे ड्रग्स लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे इन्होंने विभाजित किया है। चूँकि आज़ादी की उपयोगितावादी अवधारणा अलग अलग तरह की खुशियों में कोई अंतर नहीं करती, इसलिए ऊपर लिखे वाक्य आ और बा से मिलने वाली खुशी में कोई अंतर नहीं है। आज़ादी की इस तरह के नज़रियों को नकारने के चार प्रमुख कारण हैं। पहला, आज़ादी की इस तरह की समझ में किसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी की भावना नहीं जुड़ी है। ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति असामाजिक गतिविधियां भी कर सकता है, इससे बड़ी संख्या में लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान सिद्धांत का उल्लंघन करता है। नुकसान सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वतंत्रता का लौकिकवादी अवधारणा यह बात उभर कर सामने आती है कि तीसरा एक व्यक्ति अर्थात ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति की खुशी कई लोगों के दर्द या परेशानी का कारण बन सकती है। इससे अधिकतम संख्या की अधिकतम खुशी के उपयोगितावादी सूत्र का उल्लंघन होता है। चौथा, स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा स्वतंत्रता की हॉब्सवादी अवधारणा से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन हॉब्स खुशी या आनंद को ऐसी कसौटी मानता है, लेकिन ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति भी खुशी हासिल करने के लिए उसे लेता है, लेकिन यह खुशी उसकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। स्वतंत्रता के बारे में इस उपयोगितावादी समाज की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। बेंथम के शिष्य J.S. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में इसकी आलोचना की और इसमें कई संशोधन भी किया। अगले भाग में हम मिल के नज़रिए के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको पहले पार्ट में मैं रखता हूं और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पर J.S. मिल के क्या विचार है। तो बहुत अच्छे अच्छे विचार है और मुझे लगता है आपको क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और मैं शॉर्ट पार्ट में बनाऊंगा, मैं 1 घंटे की क्लास नहीं कर रहा हूँ ताकि लोगों को बोरिंग लगे क्लास। तो मैं यही कहूँगा कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है और जल्दी आएगा और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरी पॉलिटिकल साइंस को। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह था फर्स्ट पार्ट पॉलिटिकल साइंस का, स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे स्वतंत्रता पर J.S. मिल के विचार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।